सबसे पहले आपने कब तय किया कि आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो है वो देना है? So in November, I decided that I will give CUET PG exam in history. As I was preparing for UPSC, हाँ। and my optional subject was history. एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, देखिए सीयूईटी पीजी में 75 क्वेश्चंस होते हैं। Yes, sir. उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन या तो आपकी आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय यहाँ से आते हैं। लेकिन क्या फिर बच्चों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? क्या लगता है आपको? क्रोनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के जी। लिए जो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। उसके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है सर। तो कनव जी, आपने लगभग 70 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। में आप अभी 2027 के जो अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं उनको क्या सजेस्ट करें? आई थिंक 60 to 65 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। इनसे आप टॉप कॉलेजेस लाइक जेएनयू, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड डीयू, हिंदू Okay. कॉलेज, स्टीफंस कॉलेज, आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। सीयूईटी पीजी के एस्पिरेंट्स ने पूरे साल मेहनत करी और उसके बाद 24 अप्रैल को इनका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में ये पता चला कि कणव जी ने टॉप किया है। आइए हम लोग कणव जी से बात करते हैं और जानते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम होता है, अगर उसमें आपको टॉप करना है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार कणव जी। नमस्कार सर। कणव जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Kanna Mahajan. I am from Pathankot, Punjab, and I have completed my graduation from Delhi University. ओके, आपने ये जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो कौन से विषय से है? So my subject was BA program. My major subject was history, and my minor was music. ओके, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपने हिस्ट्री जो है पहले से ही चुन के रखा था। Yes sir. ओके, तो बताइए जरा हिस्ट्री ही क्यों? सर 11th-12th क्लास में ही ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को चूज किया था। Okay. और मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन था। ओके तो उससे मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को हिस्ट्री लगी। ओके, That's why I choose history. इंटरेस्ट की वजह से आपने Yeah. हिस्ट्री चूज Yes, sir. किया है। ग्रेट। साथ ही साथ आपका दूसरा भी एक मेजर है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। Minor subject was music. म्यूजिक। Yes sir. ओके, तो म्यूजिक के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। So basically, when I was in 8th standard in जी। पठानकोट, मैंने एक अकेडमी ज्वाइन करी थी, म्यूजिक अकेडमी, जी। एंड वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी। आफ्टर दैट जब मेरे को पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री विद म्यूजिक एक कॉम्बिनेशन है, जी। तो मैंने वही चूज किया एंड आई विल। ओके, तो आपकी रिक्वायरमेंट में एकदम ऐसे जिग्सॉ फिट हम जिसे कहते हैं, Yes, वो sir. शायद यहाँ पे मिल रहा था आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग आपकी सीयूईटी पीजी के जर्नी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने कब तय किया कि आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो है वो देना है? So in November, I decided that I will give CUET PG exam in history. As I was preparing for UPSC, हाँ. and my optional subject was history. ओके, That's why I chose कि मैं अभी वही कहने वाला था, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों से भी कहता हूँ, सभी बच्चों को पता है कि भाई अगर आप नवंबर दिसंबर को स्टार्ट करते हो तो थोड़ा लेट हो जाता है, जी, लेकिन सर। उसके इमीडिएटली बाद कणव जी ने एक बात बोली है। जी, सर। वो कौन सी है? that my optional subject was history. हिस्ट्री, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. यूपीएससी, राइट? Yes, sir. सो आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आप पहले से थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। Yes, sir. साथ ही साथ आपने बैचलर्स में भी हिस्ट्री जो है Yes, sir. वो चुना था, और उसके पहले 11वीं 12वीं में भी हिस्ट्री था। वहीं पे इनको पता चला कि भाई हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए अब कि सीईटी पीजी की प्रिपरेशन करनी है, नवंबर में ठानी, उसके बाद आपने सबसे पहले सिलेबस खोल के देखा होगा। Yes, sir. जैसे ही आपने सिलेबस खोला, क्या आपको डर लगा? No, sir. नहीं लगा? ओके, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं डर लगा सर, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। Vast है। डर ना लगने के पीछे की वजह बता दीजिए। क्योंकि सर मैं जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स थी मेरी पहले से कंप्लीटेड थी। Very good. आर एस शर्मा जी। फॉर एंशियंट, सतीश चंद्रा फॉर मेडिवल, जी। एंड बिपिन चंद्रा फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। जी। ओके। उसके बाद मेरे पास मेरे नोट्स थे, जी। कॉम्पिलेशंस थी, अलोक झा सर के नोट्स जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे। जी। फ्रॉम दैट नोट्स मैंने रिवाइज करा, ओके, और आपके वीडियोस से एंड टेस्ट सीरीज से ज़्यादा मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी, बहुत जिसने मेरी बढ़िया। बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपके पास एक गेम प्लान पहले से ही मौजूद था। Yes. मेरे ख्याल से नवंबर में जैसे ही आपने ठानी, वैसे ही आपके पास गेम प्लान तो मौजूद ही था। चलिए, सीयूईटी पीजी का सिलेबस जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तब आपने अभी बेस बुक के बारे में बता दिया, एनसीईआरटी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि इनके पहले तो आपको यूपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ने के वो बोला ही जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एनसीईआरटी सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि एक हमारा जो बेसिक है वो जी। एनसीईआरटी से ही क्लियर होता है। जी। और जैसे कि मैं ये तैयारी कर रहा था, तो एनसीईआरटी मेरी पहले से ही कवर थी, जी। तो मेरे को दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ी। और जी। मेरा 11th-12th जो क्लास थी वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से ही थी,
तो ओके। उस टाइम पे भी एनसीईआरटीज अच्छे से कवर कर रखी तो थी। आपने भी सीबीएसई से ही किया है वो यस सर। 11 12? यस सर। ओके। तो आपके वहाँ पे 11 12 की सीबीएसई एनसीईआरटी जो है कवर यस। थी, यस तो सर। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यस सर। एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, देखिए सीयूटी पीजी में 75 क्वेश्चंस होते हैं। यस सर। उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन या तो आपकी आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा शेखर बंडोपाध्याय यहाँ से आते हैं, है ना? ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 की एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। लेकिन क्या फिर बच्चों को एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए? क्या लगता है आपको? यस सर। पढ़नी चाहिए? यस सर। ओके, एक बहुत बढ़िया। क्रोनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए जी, जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। उसके लिए एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है सर। तो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे है आपके लिए कि चाहे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, खुद आपने टॉपर की जुबानी अभी आपने सुना कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होते हैं और दूसरा जो एक लूज क्रोनोलॉजी होती है वो आपको समझ में आती है, राइट बच्चों? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे अभी मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कणव जी। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये था कि प्रिपरेशन के टाइम पे, चूंकि आप ऑलरेडी बीए भी परस्यू कर रहे हैं, Yes, sir. यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब साथ ही साथ नवंबर के महीने में आपने तय कर लिया कि सीयूटी पीजी का एग्जाम में दूंगा। अब ऐसे में तीनों को कैसे मैनेज किया? इसके अलावा पर्सनल लाइफ नाम की भी कोई चीज होती है, तो कैसे मैनेज किया? सर कॉलेज तो रेगुलर चल रहा था जी एंड साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी जैसे चल रही थी जी सर। इवनिंग टाइम में मैं 2 to 3 आवर्स बस हिस्ट्री पढ़ने के लिए निकालता था, जिसमें जी। मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स को रिवाइज करता था एंड डेली 30 minutes to 1 hour एमसीक्यू प्रैक्टिस ओनली। ओके। यस सर। एमसीक्यू प्रैक्टिस से मतलब काफी ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी। यस सर। एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, कहाँ कहाँ से आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है? आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बैकग्राउंड में बता दिया था कि भाई आपके यूट्यूब के क्लासेस मैंने करे Yes, थे, sir. उनका कहाँ तक आपको फर्क महसूस हुआ, और साथ ही साथ और कहीं से अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी हो तो? सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली आपके यूट्यूब वीडियो से, और साथ में मैंने सीयूईटी पीजी वाला की जो टेस्ट सीरीज थी जी हिस्ट्री की, जी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइडेड थे, जी। वो करी थी। ओके, मतलब Yes, sir. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपने करे, Yes, sir. मेरे साथ यूट्यूब क्लासेस भी करे। Yes, sir. अगर आपको याद होगा, मैंने बच्चों से कहा था कि 75 में से कम 2 से 3 सवाल होते हैं Yes, sir. जो भगवान से भी नहीं होते उस टाइम पे, है ना? तो मुझे बताइए, अटेम्प्ट कितने किए, छोड़े कितने, क्या नेगेटिव मार्किंग का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है? यस सर। सर काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस, जी इरेलेवेंट टाइप के थे, जी और जिनमें दो दो ऑप्शंस भी सही थे। जी। आई थिंक कि मेरे को वो अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए थे, ओके बट मेरे को लगा कि शायद ये क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाएंगे, ओके। हाँ। तो मैंने उस वजह से ग्रेस मार्क्स के लालच में मैंने अटेम्प्ट कर दिया, ओके। और वो मेरे नेगेटिव मार्किंग हुई है। बच्चों, यहाँ पे फिर से एक बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि एग्जाम में बैठ के हमारा मन हमारे साथ बहुत खिलवाड़ करता है। अब देखिए, कणव जी एग्जाम में बैठे थे, उनको लगा ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, क्यों मैं ऐसा क्वेश्चन छोड़ूं जहां पे मुझे लग रहा है कि 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं या ऐसा कुछ, यस है सर। ना? और फिर बाद में एनटीए ने कर दिया सबके साथ खेल। यहाँ पे एनटीए ने बोला कि नहीं, जो ऑप्शन हमने आपकी प्रोविजनल आंसर की में सही माना है वही ऑप्शन हम लोग जो है सही मान रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन हो गया, या Yes, फिर sir. वो जहांगीर टोबैको वाला क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर सवाल उठाए थे। और मेरे ख्याल से मतलब अलाउद्दीन खिलजी वाला क्वेश्चन जो है अभी भी बहुत ज्यादा चर्चित है बच्चों के भीतर, है ना? यस सर। आपको तो पता ही होगा, आपने बहुत सारे बच्चों के साथ बात करी होगी, लेकिन फिर भी एनटीए ने आंसर नहीं चेंज करे। नहीं चेंज करा सर। तो ऐसे में अब आप आगे जो 2027 का अटेम्प्ट देने वाले बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम? जिनमें आप श्योर हो, पहले तो आप वही अटेम्प्ट करिए। जी उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप एलिमिनेशन से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जी तो बाद में वो अटेम्प्ट करें। और कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉपर आपको लग रहा है कि इररिलेवेंट है, आउट ऑफ सिलेबस है, कभी आपने देखा ही नहीं है, आई थिंक उनको स्किप करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट और जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं था, कोई ऑप्शन आपको पता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा छोड़ देना बेहतर होता है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड भी तभी काम करेगी जब आपको 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम हो। अगर 4 में से 4 ऑप्शंस में अगर प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये है कि शायद आपको सवाल जो है जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में पता कुछ नहीं है। यस सर। ठीक है, कभी कभार ऐसे टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा हो, लेकिन ऑप्शंस उस क्वेश्चन को इतना कंफ्यूजिंग और इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं कि
हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए होता यस सर, है ना। और शायद आप यही कह रहे हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए। यस सर। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपका कुछ यहाँ पे राय हम लेना चाहेंगे। वही सर कि नेगेटिव मार्किंग के कारण काफ़ी मार्क्स कम हो जाते जी हैं, जो आपको बाद में रिग्रेट होता है। जी। तो आई थिंक कि जिनमें आप श्योर नहीं हो, वो आपको हाँ, अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। ओके। यस सर। एक बार आपका स्कोर बता दीजिए और नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उसके बारे में बता दीजिए। करंटली जो मेरे फाइनल स्कोर कार्ड में मार्क्स हैं, वो मेरे 192 मार्क्स इन हिस्ट्री, जी और जो मेरे नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स गए हैं, दैट आर अराउंड 20 ओके। मार्क्स। लगभग 20 मार्क का खामियाजा। अब चलिए इसमें से हम लोग पकड़ लेते हैं कि चलो 7 8 9 मार्क्स जो हैं वो वैसे भी नेगेटिव में जाने ही वाले थे, यस क्योंकि सर, दैट्स पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। यस सर, लेकिन अगर 20 मार्क्स जा रहे हैं तो लगभग 10 मार्क्स जो हैं आपको यहाँ पे ज्यादा मिल सकते थे यस सर, इफ यू वुड हैव रिस्ट्रेन्ड योरसेल्फ फ्रॉम अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। यस जो सर, आपने कहा कि यार चलो ग्रेस मार्क के लालच में मैंने कर दिए थे ऐसे कुछ Yes, sir. क्वेश्चंस, शायद से यस सर, काफी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हुए हैं। खैर लेकिन कोई बात नहीं, 192 इज ऑल्सो वेरी सॉलिड स्कोर। विथ करेक्ट माइंडसेट एंड विथ गुड स्ट्रैटेजी यू माइट ऑल्सो गेट इनटू जेएनयू, है ना। तो उसके बारे में भी आप जरूर से विचार कीजिएगा। तो कणव जी, आपने ये जो बेहतरीन स्कोर लाया है उसके लिए आपने मेहनत तो बहुत करी होगी। कॉलेज, आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन, पर्सनल लाइफ, और फिर नवंबर के बाद जब आपने डिसाइड किया कि सीयूडी पीजी का एग्जाम भी आपको देना है, तो आपने अपने दिन को किस तरीके से डिवाइड किया? आपका शेड्यूल क्या हुआ करता था? सर मेनली जो इवनिंग तक का टाइम था, वो मेरा यूपीएससी की क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में ही जी। जाता था। ओके। ऑनलाइन मेरी कोचिंग थी, एंड आफ्टर दैट जो इवनिंग का टाइम होता था, वो 2 to 3 आवर्स, लाइक फ्रॉम 6 PM to 9 PM, जी। मैं बस सीयूईटी की ही तैयारी करता था, ओके। ओनली हिस्ट्री, ओके। और उसी में एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड डेली मॉक टेस्ट। बहुत बढ़िया। यस यानी रोज कम से कम 3 घंटे पढ़ाई करके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके कणव जी को इतना बेहतरीन स्कोर जो है मिला है, तो मैं उसके लिए आपको फिर से एक बार ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा बाय द वे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एग्जाम के दिन के बारे में बात करते हैं। जब आपकी एग्जाम हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर 13 मार्च का आपका एग्जाम था, सेकेंड शिफ्ट में था। यस सर, नॉर्थ इंडिया में तब काफ़ी ज़्यादा गर्मी, ऐसा माहौल था। बहुत सारे बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे थे कि आना जाना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है। ऐसे में इन सारी चीज़ों के साथ आपने कैसे निपटा? एग्जामिनेशन हॉल में आपने खुद को कैसे ठंडा रखा और ठंडे दिमाग के साथ आपने एग्जाम कैसे अटेम्प्ट की? बेसिकली एग्जामिनेशन डे वाले दिन स्ट्रेस तो होता ही है जी। कि पता नहीं कैसा यस। होगा। एंड जब मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करे थे, एंड स्टार्टिंग के 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो नहीं बन रहे थे, ओके। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि शायद Okay. पता नहीं आगे क्या होगा। जी। बट देन जब थोड़ा पेशेंटली एंड काम रह के जब ट्राई करे, जी। तो फर्स्ट राउंड में अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। ओके। तो उसके बाद फिर जो मैं एलिमिनेट करके एंड थोड़ा सा रिलेट करके कर पाया, वैसे कर लिए थे सर। ओके। यस तो एग्जाम को जाते वक्त टेंशन तो सभी की तरह आपको भी थी। यस सर, पहले कुछ क्वेश्चन बन भी नहीं रहे थे, यस सर, थोड़ा सा वहां पे कॉन्फिडेंस हिट हुआ होगा, यस लेकिन उसके बाद आप उभरे यस और उभर के आपने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया। यस। मुझे बताइए, थोड़ा सा आपका अटेम्प्ट तो ज्यादा लग रहा है जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल रही थी। तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितने करे हैं? सर आई थिंक अराउंड 73 to 74 अटेम्प्ट। ओके, मतलब Yes. आपने रेयरली एक हाथ क्वेश्चन छोड़ा होगा Yes, जिसके sir. बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, यस सर, है ना। मेरे ख्याल से 73 आपका अटेम्प्ट है तो 2 क्वेश्चन छोड़े, यस राइट? ओके, ठीक है। तो कणव जी, आपने लगभग 70 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और उसमें से काफी नेगेटिव भी गए हैं। Yes, तो ऐसे में आप अभी 2027 के जो अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक 60 to 65 क्वेश्चंस इज अ आपको गुड अटेम्प्ट करने अटेम्प्ट, चाहिए। ओके। अटेम्प्ट करने चाहिए। इनसे आप टॉप कॉलेजेस लाइक जेएनयू, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड डीयू, हिंदू Okay. कॉलेज, स्टीफंस कॉलेज, आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, आपको अटेम्प्ट वो क्वेश्चन करने चाहिए जहां पे आप श्योर हो या जहां पे आपको 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनको आप एलिमिनेशन मेथड से जरूर से कर सकते हैं। 4 में से अगर 3 ऑप्शंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा बहुत रिस्क वहां पे ले सकते हो, लेकिन उसमें भी रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है।
मैं हमेशा से आप सभी से कहते आया हूं, 4 में से अगर 2 ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपके चांसेस 50% बन जाते हैं। गलत भी हो गए तब भी 50% गलत जाने के चांसेस है, 50% सही आने के चांसेस है। लेकिन जैसे ही आपको 4 में से 3 ऑप्शंस में प्रॉब्लम आने लगती है, आपके वो क्वेश्चन सही आने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। तो आपको इस हिसाब से भी आपका जो ओवरऑल अटेम्प्ट है उसको मैनेज करना चाहिए। देखिए क्या हो जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दिमाग अपने साथ खेल खेलने लग जाता है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, कितने क्वेश्चंस के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया है, राइट। यस सर। तो रिस्क जो होता है उसको आप थोड़ा सा ये करके चलिए, एसेस करते हुए चलिए, इवेल्युएट करते हुए चलिए, ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन होगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और कणव जी से पूछते हैं कि 24 अप्रैल के दिन जब रिजल्ट आया शाम को, तब 192 मार्क्स देख के आपको कैसा लगा? सर थोड़ी सी खुशी थी कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डीयू में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हो जाएगा, मिल जाएगा, पहली ही Yes. लिस्ट में हो जाएगा। बट दुख इस बात का था कि जी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस म्यूजिक पे बेस्ड थे हाँ। और मेरे वही म्यूजिक वाले क्वेश्चंस गलत थे। ठीक है, ये हो जाता है, बहुत Yes, बार sir. ये हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है म्यूजिक जैसी चीज जो है काफी दिल से करने की कोशिश Yes, sir. करते हैं। उसके पीछे की थियरी वगैरह हम लोग ज्यादा ये करते नहीं। मेरे ख्याल से वो ग्वालियर वाले मानसिंह वाले क्वेश्चन तोमर, में yes, आपने sir. गलत कर दिया होगा। Yes, sir. यस, सो ये दैट्स ऑल राइट, ये होता ही रहता है। जो चीज हम लोग काफी ज्यादा हमारे दिल से करते रहते हैं ना, उसके ऊपर हम लोग एकेडमिकली ज्यादा चर्चा नहीं करते। Yes, sir. और क्वेश्चन तो एकेडमिक होते हैं सब Yes, लोग, sir. है ना, सब लोग तो जानते ही हैं। तो खैर कोई बात नहीं, 192 मार्क्स मिलने के बाद खुशी हुई होगी कि डीयू में तो आराम से हो रहा है, Yes, sir. जेएनयू में भी चांसेस बनते हैं। इट डिपेंड्स लार्जली कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका ये क्या है, डिप्रेवेशन पॉइंट्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो सारे बच्चे जो देख रहे हैं 180 अबो जिनका स्कोर है, डेप्रिवेशन पॉइंट, कैटेगरी, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप जरूर से जेएनयू को भी ट्राई कीजिएगा। ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन होगा, कणव जी से भी निवेदन है कि वो जेएनयू को अप्लाई करें, राइट। अभी तक फॉर्म्स खुले नहीं है, वैसे मैं बता दूं, जैसे ही खुलेंगे मैं आपको बता ही दूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कणव जी से अब कुछ आखिरी कुछ सवाल करेंगे और देखेंगे कि हमें इससे क्या प्राप्त होता है। व्हाट आर द टेकअवेज दैट स्पेशली 2027 स्टूडेंट्स कैन हैव फ्रॉम योर आंसर्स, कणव जी। सो एज अ टॉपर 2027 के बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए? उनको एग्जाम के पहले किस तरीके से अपना शेड्यूल रखना चाहिए? एग्जाम के दिन उन्होंने किस तरीके से खुद को कंडक्ट करना चाहिए? और रिजल्ट मिलने के बाद उनको क्या करना चाहिए? सर आई थिंक 6 to 7 months आर इनफ। ओके और अगर कंसिस्टेंसी हो जी, अराउंड 3 to 4 hours इनफ है, ओके अगर कोई कंसिस्टेंटली डेली स्टडीज करे। ओके एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आप कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो एंड कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जी। करते हो, जो किसी का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। हाँ और एग्ज़ाम वाले दिन आई थिंक कैंडिडेट को काम रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस रखनी चाहिए यस जी। सर। पहले 4-5 क्वेश्चन जब बन नहीं रहे थे, आपने Yes, sir. पेशेंस दिखाया, यस सर। वो बहुत बढ़िया चीज थी। ठीक है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में जब पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आ जाता है ना, वहां पे घड़ी टिक टिक कर रही होती है और फिर बहुत सारे बच्चे वहां पे डर जाते हैं। पहला क्वेश्चन ना बने, दूसरा ना बने, तीसरा ना बने, ऐसे 5 क्वेश्चन अगर आपके पहले ना बने, तब भी आपको बिल्कुल भी हिम्मत जो है नहीं हारनी है। कणव जी से हमने यही सीखा है ना। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यार 6 से 7 महीने का प्रिपरेशन आपके लिए इनफ हो जाएगा, जो मैं भी मानता हूँ 100%। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, 3 से 4 घंटे रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एग्जाम के पहले आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने होंगे। बहुत सारे बच्चे कणव जी पढ़ते रहते हैं, यस सर। एमसीक्यूज नहीं करते। यस सर। ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक कि अकेला थ्योरी करने से आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप एग्जाम वाले दिन उस प्रेशर को हैंडल कर पाओ। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। एग्जाम के दिन प्रेशर हैंडल अगर करना है ठीक से, तो एमसीक्यूज करना शुरू कर दो बच्चों, है ना। और एमसीक्यूज करने के लिए मतलब एग्जाम के 2 महीने पहले की भी राह देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी से करना शुरू कर दो, है ना। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, राइट।
2027 के हमारे बच्चों के लिए कोई एक आपसे संदेश होगा तो प्लीज उसको भी बता दीजिए 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए। सर ये कंसिस्टेंसी से पढ़ें और ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें एंड थ्योरी भी। थियरी करें, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी रखें एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करें। ये वाला संदेश 2027 के हमारे एस्पिरेंट्स को कनव जी दे रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दैट वुड बी कि भाई अब इतने बढ़िया स्कोर के साथ कहीं ना कहीं बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, यस सर। तो आगे चल के आपका ये क्या है, प्लान क्या है, एकेडमिक लेवल पे क्या प्लान है, जॉब की वगैरह क्या सोची है, ओवरऑल आपका प्लान क्या है? Sir, so I am preparing for UPSC. In 2027, I will give my first attempt. ओके, Yes, sir. सो यू आर टेकिंग यूपीएससी। Yes, sir. उसके साथ साथ क्या आपने कोई प्लान बी रखा है, जैसे कि टीचिंग, रिसर्च वगैरह Yes, sir. वगैरह? Sir, teaching is my plan B. ओके, Yes, टीचिंग इज योर प्लान बी। Yes. तो टीचिंग के लिए इसके बाद अब कौन सी एग्जाम देना आप पसंद करेंगे? Net, sir. Net ओके, JRF. नेट जेआरएफ करना Yes. पसंद करेंगे, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है वो भी वो देना पसंद करेंगे। तो यूपीएससी एंड टीचिंग ऐसे इनके प्लान्स हैं। यूपीएससी सीम्स टू बी प्लान ए Yes, sir. एंड टीचिंग सीम्स टू बी प्लान बी। Yes, sir. मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा Thank you, इतने sir. बढ़िया रिजल्ट के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देना चाहूँगा, Thank you, sir. क्योंकि आई एम 100% श्योर दैट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। Yes, sir. थैंक यू बच्चों इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। आई होप टॉपर कणव महाजन जी, इन्होंने आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। जब खुद कैंडिडेट्स अपनी जुबानी सुनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अफेक्ट करता है Yes, बच्चों sir. को, ऐसा मुझे लगता है। तो ये काफ़ी एक बेहतर ये रहा है, इंटरेक्शन रहा है। तो कणव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के Thank लिए। you, sir.